नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले में। एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, अब तक कोई सामूहिक बैठक नहीं हुई है और जो परिस्थिति है उसमें कोई भी दल जो एनडीए में 5 घटक वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सच्चाई यह है कि अब तक कभी भी एक साथ बैठकर इन 5 दलों की बातचीत कभी नहीं हुई। दरअसल हो यह रहा है कि हर राजनीतिक दल, हर घटक अपनी अपनी डिमांड भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सौंप रहा है। लगातार आपको पता है, आपने देखा है कि जीतन राम मांझी भी विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। आपने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान विगत दिनों अमित शाह से मिले और फिर जेपी नड्डा से मिले। इसके अलावा आपने यह भी देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े से हुई। ठीक है, तो ये सब जितने भी संकेत हैं वो निकल कर ये आ रहे हैं कि अब तक जो बातचीत हुई है वो बातचीत मतलब आपसी कोऑर्डिनेशन का काम बीजेपी के जिम्मे है। भले ही बिहार में जो एनडीए है उसमें सबसे बड़ा दल मतलब नीतीश कुमार चूंकि उस दल से मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सीटों के संख्या के मामले में नहीं, वोट परसेंटेज के मामले में नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं इसके अलावा और जो एक चेहरे के रूप में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन में गार्जियन फिगर है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो समन्वय का काम है, ये जो तालमेल के लिए गोटी बैठाने का काम है, ये काम लग रहा है ऐसा जैसा भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे ही है। यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जितने भी घटक दल हैं उन सभी घटक दलों को जनता दल यूनाइटेड पर उतना भरोसा नहीं जम रहा है। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आज एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये निकल कर आई है कि चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी हैं और सगे बहनोई हैं, अरुण भारती ने एक बयान दिया है। अरुण भारती ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या और सीट कौन कौन सीट किस किस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है, उन सीटों के बारे में भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान की पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी सूची सौंप दिया है। ये एक ताजा खबर है। हाँ, इस बात से भी उन्होंने इनकार किया कि अब तक कोई सामूहिक बैठक एनडीए की नहीं हुई है। वैसे जैसे इंडिया अलायंस की बैठक हमने देखा, इंडिया अलायंस की 6 बैठकें पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हो चुका है। पहली ही बैठक में तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस ने, महागठबंधन कह लीजिए बिहार में या इंडिया अलायंस जो भी कहना हो, तो उसकी बैठक 6 बैठक हो चुकी है। पहली बैठक में ही तेजस्वी यादव को इस गठबंधन का संयोजक बनाया गया। हाँ, एक बात तय है कि महागठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव की घोषणा को कांग्रेस पार्टी ने होल्ड पे रखा है, रोक कर रखा है। अब क्या कारण है रोकने का, इसके बारे में हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं और आगे भी अन्य वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम आपके समक्ष इस विषय को रखना चाहते हैं, जो अरुण भारती का बयान है। अरुण भारती ने कहा कि कम से कम 43 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी 43 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी। उसके आधार भी बताया अरुण भारती ने कि 43 से लेकर 137 सीटों के बीच में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्यों लड़ना चाहती है, क्यों इतनी सीटों की सूची, किस आधार पर। चूंकि होता क्या है कि जब कभी टेबल पे बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है, तो उसके लिए तथ्य होना चाहिए, उसके लिए तर्क होना चाहिए। कोई आधारहीन बातों पे तो विमर्श होता नहीं है। तो उसके लिए जो पैरामीटर तय किया है, जो एक मापदंड तय किया है लोक जनशक्ति पार्टी ने, वो ये कि 2015 में जब नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में नहीं थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तब 43 सीटें मिली थी लोक जनशक्ति पार्टी को। ये दावा है लोक जनशक्ति पार्टी का कि लोक जनशक्ति पार्टी 43 सीटों पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, तब जब जनता दल यूनाइटेड बिहार एनडीए के अंदर नहीं थी।
साथ ही ये बात भी रखा, अरुण भारती ने कहा कि जब 2015 में हमने मतलब लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी के साथ एनडीए में चुनाव लड़ा था, तो इस गठबंधन में जितने भी दल हैं उसमें केवल और केवल एड ऑन हुआ है नीतीश कुमार की पार्टी का। इसके अलावा बीजेपी भी पहले थी, 2015 में चिराग पासवान की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और जीतन राम मांझी की पार्टी थी। आपको याद होगा कि उस विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा था वो ये था कि 43, 16 और 21 ऐसे सीटें बटी थी। 21 सीटें थी जीतन राम मांझी के हिस्से में, 16 सीटें थी 16 सीटें थी उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में और शेष सीटें जो है बीजेपी के हिस्से में थी। तो ये उसमें फॉर्मूला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव एक ही हुआ 2020 का, और उस विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अलग लड़ी और 137 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। तो ये दो आधार है जिसको आधार बनाकर अरुण भारती का दावा है कि उन्होंने ये सूची सौंप दी है, अपना दावा ठोक दिया है। दावा सीटों की संख्या के मामले में भी और सीटें भी चिन्हित की गई है कि किन किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। और इसके लिए कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया, ठीक है, और उस सर्वे के आधार पर ही सीटों को चिन्हित किया गया है, ऐसा अरुण भारती का मानना है, ठीक है। तो और ये बात, एक और बात जो निकल कर आ रही है सबसे बड़ा, ठीक है, कि 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी आधार बनाया है अरुण भारती ने। आपको याद है कि उस विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या था? लोक जनशक्ति पार्टी मात्र एक विधानसभा सीट जीत पाई थी, मटिहानी विधानसभा सीट से राजकुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को मात्र 131 वोट से हराने में कामयाबी हासिल किया था राजकुमार सिंह ने। और वो भी राजकुमार सिंह चुनाव जीतने के 1 महीने के बाद ही कहां चले गए? जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जस्ट विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ लिया था नीतीश कुमार ने, ठीक है। और चिराग पासवान की पार्टी में उन दिनों 6 सांसद हुआ करते थे, 5 सांसद चले गए थे जनता दल, मतलब अलग पार्टी बना लिया था लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में। साथ ही केवल पार्टी नहीं टूटी थी बल्कि पूरा परिवार को भी तहस नहस कर दिया गया था। किनके द्वारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको और आप खुद भी जानते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब एनडीए के लिए ये जो चिराग पासवान की दावेदारी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की दावेदारी है, देखिए दावेदारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि चुनने की आवश्यकता पड़े तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान, दुनिया में कोई अंधा व्यक्ति भी कहेगा कि चिराग पासवान ज्यादा विश्वसनीय है नीतीश कुमार की तुलना में। क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि जब से 2014 में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के पास आए, तब से हर विकट परिस्थिति में, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, चिराग पासवान ने कभी भी नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री का साथ, बीजेपी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार का क्या इतिहास रहा है? नीतीश कुमार का इतिहास क्या रहा है? केवल बीजेपी के साथ है क्या? नहीं, लालू यादव के साथ भी वही रहा है। इससे पहले भी जाएंगे तो कई बड़े नेताओं के साथ भी वही स्थिति रही है। कर्पूरी ठाकुर के साथ भी वही स्थिति रहा था, ठीक है। आज कहने के लिए लोग अपना गाल बजा लें, बात अलग है, ठीक है। लेकिन कई बिहार के राजनेता जो आज कर्पूरी ठाकुर का नाम ले लेकर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर उनकी विरासत पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, उन कर्पूरी ठाकुर की स्थिति लालू और नीतीश की जोड़ी ने क्या कर दिया था, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए लोगों को इतिहास में, कि अंतिम समय में बेचारे को की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की, और उसमें जिम्मेवार कहीं ना कहीं बड़े भाई छोटे भाई भी थे। खैर, इसकी बात अलग से कभी होगी। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें एक बात तय है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा इतना आसानी से निपटने वाला नहीं है, ठीक है।
और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। नाको चने चबाने वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी को है कि अगर गठबंधन को एकजुट रखना काफी मुश्किल काम है। देखते हैं अमित शाह एंड कंपनी इस काम को कैसे निपटाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।